हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करते हैं। आज से दरोगा का जो सेट चल रहा है इसका डिस्कशन आप सबके सामने 1817 दरोगा का जो पद है इसका डिस्कशन सेट नंबर चौथा, इसका डिस्कशन आज से रेगुलर हमेशा जाएगा। इसलिए आज हम चौथा सेट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सब थोड़ा देखिएगा ध्यान से, पूरा 1 से लेके 100 तक आपका डिस्कशन इसमें दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण समुद्र पोत का जल आवरण कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा गोवा। पहला का आंसर गोवा होगा, जिसका जल आवरण कहाँ किया गया? गोवा में। सेकेंड क्वेश्चन में हम चलेंगे, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें आपको भारत का रैंक 8वां मिलेगा। इसमें भारत का रैंक 8वां। ग्लोबल एग्रीकल्चर इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा? 8वां मिलेगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता था। भारत जो है स्पेन को 2-1 से हरा करके कांस्य पदक जीता था। भारत पूरे ओलंपिक में 6 पदक जीता था, जिसमें से 1 कांस्य, 1 रजत पदक, 1 रजत और 5 कांस्य पदक, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीता था। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान अगर पूछेंगे तो हरमनप्रीत सिंह थे। पुरुष टीम के कप्तान हरमनप्रीत। इसमें पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर का अगर नाम पूछेंगे तो PR श्रीजेश हॉकी टीम के गोलकीपर थे PR श्रीजेश, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन में अगर हम बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन चलेगा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में किया गया है। ये 17वां शिखर सम्मेलन था। ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ था। ये रियो डी जेनेरियो में ब्राजील के शहर में किया गया था। अगर ब्राजील का राजधानी का बात करेंगे तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया होगा। अगर 18वां शिखर सम्मेलन का बात करेंगे, 18वां शिखर सम्मेलन होगा भारत में। 18वां शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ब्रिक्स में आपको BRICS, इससे आपको वहां के देश का निर्धारण होता है। B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से साउथ अफ्रीका और S से साउथ अफ्रीका और C से चाइना। इस तरह से आपको 5 देश मिलेगा। 17वां शिखर सम्मेलन ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में, 18वां होगा भारत में होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम चलेंगे नाटो में, नाटो का देखेंगे। नाटो के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका आंसर होगा मार्क रूटे। नाटो का हम स्थापना की बात करेंगे तो 1949, नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था। वर्तमान में इसमें सदस्य की संख्या 32 देश हैं। इसमें वर्तमान में 32 देश हैं और 32वां देश जो बने थे स्वीडन आपको 32वां देश बना है, 32वां सदस्य हो गया है स्वीडन नाटो का। इसका स्थापना 1949 में हुआ था। वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष पदभार संभाला प्रमुख के रूप में वो कौन है? मार्क रूटे हैं। हम हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत किया है? तो सुभद्रा योजना की शुरुआत आपको मिलेगा उड़ीसा। सुभद्रा योजना उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो इसका उड़ीसा का स्थापना 1936 में हुआ था। 1 अप्रैल 1936 में हुआ था उड़ीसा की स्थापना हुआ था। ये बिहार से अलग हुआ था। बिहार से अलग होकर उड़ीसा, अगर हम बिहार दिवस के रूप में जानेंगे तो 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर गुजरात दिवस के रूप में मनाते हैं 1 मई को और मध्य प्रदेश का 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल उत्कल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तब PM मोदी ने सुभद्रा योजना की शुरुआत कहाँ की है? उड़ीसा में किए थे।
आगे अगर हम देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर नवंबर 2024 में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो आदिवासी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस, ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। ये बिरसा मुंडा का जन्मदिन, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इसी के कारण से आपको झारखंड का स्थापना दिवस भी 15 नवंबर और 15 नवंबर 2000 को हुआ था, और वही 15 नवंबर को उसी दिन से हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। बिरसा मुंडा का अगर हम जन्म की बात करेंगे 1875 में हुआ था। इनका मृत्यु की अगर बात हम करेंगे तो मृत्यु हुआ था इनका 1900 में। 1900 में मृत्यु हुआ था। ये मुंडा विद्रोह जब हो रहा था, मुंडा विद्रोह अगर बात करेंगे तो 1899 से 1900, मुंडा विद्रोह का कार्यकाल 1899 से 1900 ये रांची क्षेत्र में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 रांची के क्षेत्र में हुआ था, झारखंड में जो पड़ता है। आपका इनका मृत्यु 1900 में हुआ। जन्म हुआ था 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अगर आगे हम बात करेंगे, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका क्वेश्चन होगा पुणे में। बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? पुणे में। बाजीराव का अगर हम बात करेंगे तो ये बाजीराव पेशवा जो बने थे, ये बने थे 1720 में। 1720 से लेकर 1740 में इनका मृत्यु हो जाता है। तो 1720 से लेकर 1740 में साहू जी के कार्यकाल में, साहू जी के अंतर्गत ये पेशवा प्रधानमंत्री बने थे, बाजीराव प्रथम बने थे। आगे अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, किस तारीख को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया जाता है? तो 6 जुलाई, इसका आंसर होगा 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया जाता है। अगर हम जुलाई माह का कुछ दिवस के बारे में बात करेंगे तो 1 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस। 4 जुलाई को मनाते हैं अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशिया के सबसे बुजुर्ग हाथनी वात्सल्य किस टाइगर रिजर्व में मृत्यु हो गया है? तो इसका आंसर होगा पन्ना टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर 3। पन्ना टाइगर रिजर्व की अगर बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे का ऑप्शन देखेंगे, कान्हा टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश का है। कान्हा टाइगर रिजर्व भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा। मानस टाइगर रिजर्व ये आपको असम के क्षेत्र में मिलेगा। मानस टाइगर रिजर्व असम के क्षेत्र में, इसमें एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। मानस टाइगर रिजर्व एक सींग वाले गेंडा के लिए मानस टाइगर रिजर्व प्रसिद्ध है। अब आगे हम बात, मानस टाइगर रिजर्व का यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में भी मानस टाइगर रिजर्व को 2011 में शामिल किया गया है। मानस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को में 2011 में शामिल किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन होगी? तो दिल्ली विधानसभा। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा। अगर दिल्ली विधानसभा की बात हम करते हैं तो दिल्ली विधानसभा में आपको सीटों की संख्या 70, दिल्ली विधानसभा के सीट की संख्या 70। इसी में लोकसभा की, अगर दिल्ली के लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा में सीटों की संख्या अगर बात करेंगे तो दिल्ली में कितना 7 लोकसभा सीट होगा। राजस्थान, दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री की अगर हम बात करेंगे तो रेखा गुप्ता,
दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। दिल्ली के अगर उपराज्यपाल का हम बात करते हैं, उपराज्यपाल का अगर बात करते हैं तो विजय कुमार सक्सेना। दिल्ली के उपराज्यपाल बात करते हैं तो विजय कुमार सक्सेना। विजय कुमार सक्सेना, दिल्ली के उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना। राजस्थान की अगर हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो जानते होंगे योगी आदित्यनाथ। पुडुचेरी का नारायण स्वामी। पुडुचेरी का मुख्यमंत्री नारायण स्वामी, राजस्थान का मोहन चरण मांझी, उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ। दिल्ली का मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो रेखा गुप्ता। दिल्ली की विधानसभा सीट 70 और लोकसभा सीट 7। और अगर दिल्ली का उपराज्यपाल की बात करेंगे तो विजय कुमार सक्सेना आपको दिल्ली के उपराज्यपाल मिलेंगे। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई इस दिवस को यूएन वैशाख दिवस के रूप में कब मान्यता मिला है? इसका आंसर आपको हो जाएगा 2000। इसका आंसर आपको 2000 में यूएन मान्यता के रूप में कब मिला है? इसका आंसर आपका 1999। 12 मई बुद्ध पूर्णिमा, ये बैसाख पूर्णिमा के दिन में बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उसी दिन से बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। ज्ञान की प्राप्ति अगर हम बात करेंगे तो बोध गया फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगर आगे हम बात करते हैं ज्ञान की प्राप्ति को, बुद्ध भगवान के ज्ञान की प्राप्ति को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। महानिर्वाण, ज्ञान की प्राप्ति को क्या? महानिर्वाण बोला जाता है। बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा ये स्टार्ट कर 1999 में मान्यता दिया गया था। आगे अगर हम बात करते हैं एप्पल कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एप्पल कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया ऑप्शन नंबर 1 में शहीब खान को। एप्पल कंपनी के सीईओ शहीब खान है। नील मोहन की अगर हम बात करते हैं तो यूट्यूब कंपनी के सीईओ भी वर्तमान में नील मोहन है। एडोब कंपनी के सीईओ शांतनु नारायण है। एडोब कंपनी का अगर हम सीईओ की बात करते हैं, एडोब कंपनी के सीईओ की अगर हम बात करते हैं तो अब शांतनु नारायण होंगे। एडोब कंपनी के सीईओ शांतनु नारायण। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा विश्व बैंक अध्यक्ष। विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अजय बंगा हो जाएंगे। तब एप्पल कंपनी का सीईओ शहीब खान, नील मोहन यूट्यूब के सीईओ हैं, शांतनु नारायण एडोब कंपनी के, अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। आगे अगर हम देखते हैं इधर, चलिए, हाल ही में किस देश ने भारतीय क्षेत्र को दर्शाने के वाले 100 रुपए का नया नोट जारी किया गया? तो इसका आंसर आपका नेपाल होगा। भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाले 100 रुपए का नया नोट जारी किया है नेपाल। नेपाल के अगर हम सीमा का बात करते हैं, भारत के 5 राज्य के साथ ये सीमा बनाता है। कितना राज्य? 5 राज्य के साथ नेपाल सीमा बनाता है, जिसमें आपको यूके मतलब उत्तराखंड, आपको उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार और सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्य के साथ नेपाल सीमा बनाता है। म्यांमार की अगर बात करेंगे तो म्यांमार भी आपको 5 राज्य के साथ सीमा बनाएगा। भूटान की बात अगर करेंगे तो भूटान भी आपको 4 राज्य के साथ सीमा बनाएगा। अफगानिस्तान की अगर बात करते हैं तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में
डुरंड रेखा का जो निर्धारण किया गया था 1896 में। अभी वर्तमान में डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, और उस टाइम जब निर्धारण किया गया था भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1896 में। आगे क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अपवर्तनांक, ये कितना नंबर था, 14, ये 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सामग्री में उसके संबंधित अपवर्तनांक के आरोही क्रम में क्रमबद्ध करना है। जैसे जल का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक और वायु का आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, सबसे छोटा पहले वायु का अपवर्तनांक देखेंगे तो 1.003 होता है। जल का अपवर्तनांक देखेंगे तो 1.33 होता है, और कांच का अपवर्तनांक देखेंगे तो 1.5 होता है। तो अब इसको आरोही क्रम में सजा लेना है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वायु का हो जाएगा फर्स्ट, जल का 1.33 और उसके बाद कांच का हो जाएगा 1.5। इस तरह से हम इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे। निम्नलिखित में से सही उत्तर का मिलान करना है। अब मिलान करना कार्य का अगला पेज में हम देखते हैं। एक मिनट, चलिए, कार्य का जूल हो जाएगा, कार्य का एसआई मात्रक ये जूल हो जाएगा। उसके बाद आपको बैटरी पीछे वाला पेज में होगा। बैटरी आपको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदली करता है। तो 1 का 4 और आगे देख लेते हैं। पहले शक्ति का हो जाएगा वाट, किलोवाट नहीं होगा, सिर्फ वाट होगा। शक्ति का वाट हो जाएगा। माइक्रोफोन का हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो 1 का 4 देख लेंगे, 1 का 4, उसके बाद 2 का 1 हो जाएगा, 1 का 4, 2 का 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 का 1 हो जाएगा। चलिए, शक्ति का 3 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन थोड़ा इसका गलत होगा, इसे इधर मिला लीजिएगा। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति की सीमा हम क्या होगा, तो अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति जो होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति ऑप्शन नंबर 4 होगा। देख लीजिए, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होगा ऑप्शन नंबर 4, 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर। अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं, ध्वनि की बात अगर हम करते हैं, ध्वनि को HZ हर्ट्ज में नापा जाता है। अगर हम सबसे पहले इसमें 3 प्रकार से इसको बांटा गया है। अश्रव्य, अपश्रव्य ध्वनि होता है एक, अपश्रव्य ध्वनि। उसके बाद अपश्रव्य ध्वनि का आपको 20 से HZ से कम, 20 HZ से कम होता है। एक श्रव्य ध्वनि होता है, श्रव्य ध्वनि। श्रव्य का जो होता है 20 HZ से 20,000 HZ, 20 HZ से 20,000। और पराश्रव्य होता है 20,000 HZ से 1 GHz मतलब गीगा हर्ट्ज। एक हाइपरसोनिक होता है, हाइपरसोनिक का अगर हम बात करते हैं तो 1 गीगावाट GHz से अधिक हाइपरसोनिक। ये अल्ट्रासाउंड आपको 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर मतलब प्रासर्व तरंग के बीच में आएगा। प्रासर्व में आएगा कितना, 20 किलोहर्ट्ज अधिक, इतना से लेके 1 GHz इसके बीच में आएगा अल्ट्रासाउंड। ये हाइपरसोनिक का अगर हम बात करेंगे तो 1 GHz से अधिक जाएगा। आगे 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रकृति में कभी अकेले नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा बल। प्रकृति में कभी अकेले नहीं पाया जाता है बल का एसआई मात्रक का अगर हम बात करते हैं तो न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर अगर हम बात करते हैं, 1 न्यूटन बराबर 1 kg प्रति सेकेंड स्क्वायर।
1 kg प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जड़ता का अगर हम बात करते हैं, इसका माप हमेशा द्रव्यमान में किया जाए। जितना द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़ता सबसे ज्यादा होते रहे। संवेग वेग होता है मीटर प्रति सेकेंड का होता है, संवेग केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का ऐसा मतलब केजी मीटर, वेग का हो गया मीटर प्रति सेकेंड। इसका माप द्रव्यमान में किया जाता है, बल का न्यूटन हो जाता है। किसी सिलाई मशीन, 19 नंबर क्वेश्चन, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति क्या होता है? तो सिलाई मशीन की सुई की गति सरल रेखीय नहीं होगा, अनियमित नहीं होगा, वर्तुल नहीं होगा, ये आपका आंसर होगा आवृत्ति। सिलाई मशीन की गति आवृत्ति होता है। नायलॉन में इसके एकलक के मध्य एक प्रकार का बंध होता है, तो ये आपको रहेगा, इसका आंसर एमाइड बंध होगा। नायलॉन में एमाइड बंध, जैसे आयनिक बंध होता है, आयनिक बंध आपको सोडियम क्लोराइड, आयनिक बंध सोडियम क्लोराइड में आपको आयनिक बंध मिलेगा। सोडियम क्लोराइड में आपको सोडियम का जो प्लस आयन होता है मतलब धनायन होता है, और क्लोराइड का ऋणायन होता है, तो ये दोनों मिलके आयनिक बंध का निर्माण करता है। एस्टर का अगर हम बात करते हैं तो अल्कोहल, अल्कोहल एस्टर की अगर हम बात करते हैं तो आपको एल्कोहल, हेलो 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 एस्टर की अगर हम बात करते हैं तो अल्कोहल और कार्बोजिलिकम, अल्कोहल और कार्बोजिलिकम, कार्बोजिलिकम मिलाने से आपको एस्टर का निर्माण होता है। आयनिक बंध सोडियम क्लोराइड से आयनिक बंध एमाइड हो गया, एमाइड हो गया, नायलॉन में एमाइड का निर्माण, एस्टर हो गया, अल्कोहल और कार्बोजिलिकम का निर्माण करके एस्टर का निर्माण करता है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे में होता है एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु संख्या 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या और परमाणु का संख्या दोनों बराबर होता है, जितना प्रोटॉन की संख्या उतना ही परमाणु संख्या। इसका आंसर ए नंबर होगा 11। प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या मिला के होता है द्रव्यमान संख्या का निर्माण होता है। तो प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या दोनों बराबर होता है, कितना? 11। सबसे बाहरी कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होती है। सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन हमेशा 8 से कम नहीं, ज्यादा या कम नहीं होता है, सबसे कम हो सकता है, सबसे अधिकतम कितना? 8 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैलेंस इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को प्रदर्शित करता है? तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की सबसे अधिकतम संख्या को प्रदर्शित करता है ये प्रोटॉन। आगे अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उसके कमी से होने वाला रोग में सुमेलित नहीं है? ये ध्यान देना है, नहीं पूछा है क्वेश्चन में, तो नहीं है तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी जो अस्थिर रोगांता, ये विटामिन डी की कमी से होता है, तो ये सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी के अस्कर्वी रोग होता है, ये भी सही है। साइनोकोबालमिन, साइनो B12 को बोलते हैं, साइनोकोबालमिन हानिकारक रक्तचालता, ये भी सही है। आगे हम देखते हैं, आगे अगर हम देखते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन ये बेरी रोग, ये गलत है। बेरी रोग होता है B1 की कमी से, B1 की कमी जिसको थायमीन बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं, B1 की कमी से। राइबोफ्लेविन मतलब B2 इसकी कमी से नहीं होता है। बेरी रोग B1 की कमी से होता है। ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नहीं पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन मतलब जो कौन कौन सा पादप में नहीं पाने जाने वाला है और कौन सा नहीं है? तो जिब्रेलिन आपको पादप हार्मोन मिलेगा, ऑक्सिन आपको पादप हार्मोन मिलेगा, साइटोकाइनिन भी आपको पादप हार्मोन मिलेगा, एपिनेफ्रिन ये आपको मनुष्य में पाए जाने वाला हार्मोन है, ये मनुष्य में पाए, जंतु में पाए जाने वाला हार्मोन है, तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। पादप में हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो पादप में 5 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है। 3 ये है, एक आपको एथिलीन और एक एब्सिसिक एसिड, एक आपको एथिलीन
और एक बेसिक एसिड, बेसिक एसिड, ये आपका पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन 5 गो, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एसेसिक एसिड। नेफ्रिन आपको मनुष्य में पाए जाने वाला हार्मोन है। 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, एक लिंगी पुष्प कौन सा है? तो एक लिंगी पुष्प में आपको आंसर पपीता मिलेगा। एक लिंगी पुष्प पपीता, इसके साथ में और तरबूज भी एक लिंगी पुष्प होता है। तरबूज, ककड़ी बोल सकते हैं, ककड़ी में भी एक लिंगी पुष्प होता है। तरबूज, ककड़ी और इस खरबूज, ये सब में एक लिंगी पुष्प होता है। ये द्विलिंगी, सरसों द्विलिंगी पुष्प होता है, ये सब द्विलिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प का आंसर आपको पपीता मिलेगा। आगे आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, मिलान करने के लिए दिया गया है एनेलिडा। एनेलिडा आपको वास्तविक देहगुआ, ये आपका सही है, एक का एक। ऑर्थोपोडा, जंतु का सबसे बड़ा संघ, ये भी सही है। मोलास्का, खुला संवहनी तंत्र, ये भी सही है। इकाइनोडर्मिता, त्वचा के आच्छादित, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर एक सब सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का, क्वेश्चन नंबर 28 बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस एक कोशिका में कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? डीएनए का हम समूह देखेंगे, किसमें डीएनए पाया जाता है। आगे हम देखेंगे इसमें सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक, इस तीनों में आपको डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक, ये तीनों में आपको पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 अगर हम बात करते हैं, 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अनुसार यदि किसी ग्राम पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसके चुनाव कितने समय के भीतर होने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी, 6 मंथ के भीतर होना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करते हैं, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें आपको पंचायती राज का स्थापना किया गया था। पंचायती राज का स्थापना किया गया था। पंचायती राज में अगर हम देखेंगे तो 29 विषय को शामिल किया गया है। पंचायती राज में कितना विषय है? 29 विषय है। पंचायती राज 1992 स्थापना, 29 विषय शामिल किया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं 30 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार डैश द्वारा राज्य की व्यवस्थापिका को उच्च सदन का निर्माण या उसके समाप्त द्वारा किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा संसद। संसद के द्वारा राज्य व्यवस्थापिका उच्च सदन का निर्माण या उसे समाप्त किया जा सकता है। तो संसद, अगर हम संसद की बात करते हैं तो अगर संसद का अनुच्छेद का अगर हम बात करते हैं तो 79 अनुच्छेद में संसद आता है। एक ट्रिक होता है सरला होता है, जिसमें आपको स से हो जाएगा संसद 79, अनुच्छेद 79, र से जाएंगे तो राज्यसभा 80 और ल से जाएंगे तो लोकसभा 81, 79, 80, 81। अगर हम राष्ट्रपति का बात करते हैं अनुच्छेद का तो 52, 52 अनुच्छेद में, आर्टिकल 52 में आपको राष्ट्रपति का चर्चा किया गया है। प्रधानमंत्री का चर्चा अगर हम करेंगे तो अनुच्छेद 75 में किया गया है। अगर राज्य विधानसभा की बात करेंगे तो अनुच्छेद 170 में किया गया है। इस तरह से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 30 का आंसर सी होगा संसद। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार अनुच्छेद का सुमेलित है। मौलिक अधिकार के अंदर कौन कौन सा अनुच्छेद जो है सुमेलित है, ये देखना है आपको। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, ये सही, बिल्कुल सही है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। आगे देखते हैं चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, ये गलत है। धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 21 नहीं होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको 25 से लेकर 28 तक में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में दैहिक स्वतंत्रता का बात किया गया है। दैहिक स्वतंत्रता का बात किया गया है। दैहिक स्वतंत्रता मतलब जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केवल
केवल एक। धार्मिक ये गलत है, ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ सही होगा। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो राज्य के समान न्याय, तो राज्य के सामान्य न्याय आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 में मिलेगा, भारतीय संविधान का भाग 4। भारतीय संविधान का भाग 6 में अगर हम बात करते हैं तो 6 में आपको राज्य से संबंधित है, 6 में राज्य से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग अगर 5 का बात करते हैं तो ये केंद्र से संबंधित है। और भारतीय संविधान 7 का अगर हम बात करते हैं तो ये आपको राज्य के बारे में कुछ बताया गया है, राज्य से संबंधित ही है, अनुच्छेद 7 संविधान भाग 7। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, लोकसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें आपको चुनना है कौन सा सही है कौन गलत है। देखिए इसमें लोगों के द्वारा निर्वाचित देखिए इसमें लोगों के द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, एकदम सही है। लोकतंत्र वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हराने की संभावना काफी होती है, एकदम से सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में आपका सही हो जाएगा, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 2 में आपका तीनों सही है, 1 2 3। आगे हम 34 नंबर की बात करते हैं तो निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है चुनना है आपको त्वरित निर्णय, एकदम से सही है। त्वरित निर्णय लेना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए केंद्रीय शासन के बीच में, कानून की एकरूपता ये भी सही होना चाहिए, कानून के सभी का समान होना चाहिए। बड़े देशों के लिए आदर्श ये गलत है, ये आपका नहीं होना चाहिए, बड़े देशों का आदर्श हम नहीं मानेंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280। अनुच्छेद अगर हम 26 का बात करते हैं तो आपको धार्मिक कार्य के प्रबंधन का बात करता है, धार्मिक कार्य का प्रबंधन। अनुच्छेद 26 में आपको धार्मिक कार्य का प्रबंधन का बात करते हैं। अनुच्छेद 269 कृषि संबंधित कर से संबंधित है, कृषि कर से संबंधित है अनुच्छेद 265 अब विधि द्वारा स्थापित किसी भी राज्य के लिए कर प्राधिकार, विधि का प्राधिकार का ये बात करता है, विधि का प्राधिकार संबंधित होता है। चलिए अनुच्छेद 269 कृषि कर से संबंधित है, अनुच्छेद 280 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन 280, अनुच्छेद 26 हो जाएगा, धार्मिक कार्य का प्रबंधन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो आपका 42वां संविधान संशोधन इसका आंसर हो जाएगा। अब 42वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करते हैं तो 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्द को जोड़ा गया है। आगे देखते हैं, ये समाजवादी हो गया, आपको समाजवादी के बाद धर्मनिरपेक्ष का इसमें बात किया गया है, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, और एक अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये आपको 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करते हैं तो 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया है। 1978 में आपको 1978 में चलिए रहने दिए, आगे देखिए 46वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1982 ना, 46वां संविधान संशोधन 1982। आगे हम क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 का मिलान करने के लिए आपको दिया गया है, मिलान करना मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार आपको अमेरिका का पत्र से लिया गया, अधिकार पत्र से, तो 1 का 4 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको आयरलैंड के मतलब आयरिश के संविधान से लिया गया है। संसदीय सरकार का अगर स्थापना करेंगे, संसदीय सरकार का, तो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और केंद्र राज्य का संबंध का बात करेंगे तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो देख लीजिए इसमें 1 का 4, 1 4, 2 का आपको मिला 2 का 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आगे आपको मिलेगा इधर 1 का 4, 2 का 3, उसके बाद था 2 का 3, उसके बाद 3 का 1, 3 का 1, तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का। संविधान का प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किया गया है। आपको संशोधन, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें किया गया है? तो आपको अनुच्छेद 368, लेकिन भाग कितना? 20, भाग 20 अनुच्छेद 368 में आपको संविधान संशोधन की बात किया गया है। अगर हम अनुच्छेद सिर्फ अनुच्छेद 356 की बात करते हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से। भाग 20 का अनुच्छेद 368 आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 होगा, संविधान संशोधन के प्रावधान से। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा संविधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है? तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची अगर हम बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन, मतलब 52, 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन। अगर हम डेट का बात करते हैं तो 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। दल बदल संबंधी विरोधी संबंध रखता है। आगे अगर हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। वर्तमान में 22 भाषा 8वीं अनुसूची में दिया गया है। मूल संविधान में अगर हम बात करेंगे भाषा में, मूल संविधान में आपको 14 भाषा दिया गया था, मूल संविधान में 14 भाषा था। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का। प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा 6 महीना। 6 महीना के लिए आपको प्रथम घोषणा कितने समय के लिए सीमित किया जा सकता है? तो 6 महीना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। मिहिर भोज किस वंश का प्रतापी शासक था? तो आपको प्रतिहार वंश। मिहिर भोज किस वंश का मिहिर भोज किस वंश का प्रतापी शासक हुआ था? प्रतिहार वंश। प्रतिहार, अगर हम परमार वंश की बात करें, परमार वंश का अगर इसकी स्थापना कौन किए थे? तो उपेंद्र राज आपको परमार वंश का स्थापना किए थे। चंदेल सोलंकी वंश का अगर बात करेंगे तो सोलंकी वंश का स्थापना जो किए थे, कहां चल गया सोलंकी वंश। चलिए आगे देखते हैं। सोलंकी वंश का स्थापना जो किए थे मूलराज किए थे। सोलंकी वंश का स्थापना मूलराज किए थे। आपको अगर हम बात करते हैं चंदेल वंश का स्थापना किए थे ननुक। चंदेल वंश का स्थापना कौन किए हैं? ननुक किए थे। चंदेल वंश का स्थापना किए थे। प्रतिहार वंश का अगर हम स्थापना की बात करेंगे तो नागभट्ट। प्रतिहार वंश की स्थापना कौन किए थे? नागभट्ट किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से भक्ति संतों में कालानुक्रमिक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन आए थे ये आपको देखना पड़ेगा। इधर वाला मिटा दिया जाता है। चलिए इसमें देखना है सबसे पहले कौन आए थे। इसमें सबसे पहले आपको मिलेंगे तुकाराम। सबसे पहले तुकाराम, सबसे पहले नामदेव, सबसे पहले नामदेव, उसके बाद एकनाथ, उसके बाद आपको मिलेंगे नामदेव, एकनाथ, उसके बाद तुकाराम तीसरा नंबर पे, उसके बाद रामदास। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। सबसे पहले 2, ऑप्शन नंबर 2
ये हो जाएगा। उसके बाद 3 एकनाथ, उसके बाद 4 तुकाराम और उसके बाद रामदास 1। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नामदेव, उसके बाद एकनाथ, उसके बाद तुकाराम, उसके बाद सबसे लास्ट में रामदास। इस तरह से इसको सजाना था। और आगे क्वेश्चन देखते हैं 43। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानी गढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया? मकबरा निर्माण शैली के जन्मदाता होने का गौरव पाया। मकबरा निर्माण की शैली का जन्मदाता होने का गौरव कौन प्राप्त किया है? तो आपका आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, आगे बात करते हैं। अगर इल्तुतमिश गद्दी पे आपको बैठा था 1112 ईस्वी में, 1211 सॉरी, गद्दी पे ये बैठा था 1211 ईस्वी में। गद्दी पे 1211 ईस्वी में बैठे थे। अगर हम बलबन की बात करते हैं, बलबन आपको लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। लौह रक्त की नीति कौन अपनाया था? बलबन अपनाया था। बलबन का अगर और हम बात करेंगे तो आपको पैगोस प्रथा का प्रचलन कौन किया था? बलबन किया गया। सिजदा और पैगोस, सिजदा प्रथा और पैगोस प्रथा का प्रचलन कौन किया था? बलबन किया था। लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर हम बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श बोला जाता था। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला, लाख बख्श बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक आपको कुतुब मीनार का निर्माण की नींव रखा था। कुतुब मीनार का नींव कौन रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर कुतुब मीनार की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में ये 234 फीट ऊंचा है। अगर जिस टाइम निर्माण हुआ था उस टाइम 225 फीट, 5वीं मंजिल जब निर्माण किया गया था तो 234 फीट हो गया, ऐसे 225 फीट था। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। औरंगजेब के विरुद्ध में हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम में आपको सजाना है। सही क्रम में सबसे पहले आपका जाट विद्रोह आएगा, उसके बाद बुंदेला, उसके बाद सतनामी और उसके बाद सिख। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सबसे पहले जाट विद्रोह, उसके बाद बुंदेला, उसका सतनामी और उसके बाद सिख विद्रोह। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का। अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको नेतृत्व में आपको देखना है। चलिए थोड़ा सा और नीचे। चलिए, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व में किसने किया था? तो हो ची मिन। वियतनाम स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व हो ची मिन किया था। आगे अगर हम देखते हैं सही मिलान अगर करना है, हॉब्स में आपको मिलेगा चार्ल्स को फांसी देने वाले हॉब्स। रूसो का अगर हम बात करते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित। जॉन लॉक का अगर हम बात करते हैं तो गौरवमय क्रांति से संबंधित है। हिटलर का अगर हम बात करेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। इस तरह से 46 का ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा। 1 का 3 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एक ही मिलने से। 1 का 3, 2 का 1, जॉन लॉक 2 और 4, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे आपको लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक बोला जाता है। रेलवे का जनक, भारतीय रेलवे का जनक किसको बोला जाता है? लॉर्ड डलहौजी। ये 1853 में भारतीय रेल का शुरुआत किए थे। 16 अप्रैल 1853 को शुरुआत हुआ। अगर कॉर्नवालिस का बात करेंगे तो ये 1793 में आपको कॉर्नवालिस कोड का स्थापना 1793 में किए थे। इसको स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोला जाता है कॉर्नवालिस को। वारेन हेस्टिंग्स का अगर बात करेंगे तो आपको द्वैध शासन को समाप्त किए थे। ये द्वैध शासन रद्द किए थे। द्वैध शासन कौन रद्द? ये वारेन हेस्टिंग्स। जॉर्ज ऑकलैंड का बात करेंगे तो जॉर्ज ऑकलैंड आपका ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कराए थे। ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से दिल्ली का ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कौन कराया? जॉर्ज ऑकलैंड।
क्वेश्चन नंबर 48 का देखेंगे, अपने पुत्र के स्थान पर अब दूसरे उत्तराधिकारी के गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किया गया था। आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1858 सामग्री की घोषणा के अधीन में अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किया गया 1858 के सामग्री पे। आगे नंबर क्वेश्चन नंबर 49 का अगर हम बात करते हैं, अंग्रेजी शासन के अधोलिखित देशों में संधियों को सुमेलित करना है तो आपको सुगौली की संधि आपको मिलेगा अंग्रेज और नेपाल, सुगौली की संधि अंग्रेज और नेपाल। यानडूब की संधि आपको अंग्रेज और वर्मा के बीच में। गंडमक की संधि आपको मिलेगा, गंडमक की संधि अंग्रेज और अफगान के बीच में। अगर हम सुगौली की संधि की बात करेंगे तो 1816 में हुआ था, सुगौली की संधि 1816 में। यानडूब की संधि का अगर बात करेंगे तो 1826 में हुआ था। गंडमक की संधि की बात करेंगे तो 1879 में हुआ था। इस तरह से 1816, 1826 और गंडमक की संधि 1879 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 का बात करते हैं, इधर है, चलिए देखिए, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दिया गया था? तो लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप में जेल में जो जेल ये घूमने गए थे वहीं पे लॉर्ड मेयो को 1872 में इनका हत्या कर दिया गया था। लॉर्ड मेयो को शेर अली अफगान नाम का एक शेर अली नाम का एक कैदी था, वही इनको हत्या कर दिया चाकू से। लॉर्ड कर्जन का अगर हम बात करते हैं, लॉर्ड कर्जन आपको बंगाल विभाजन 1905, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन 1905 से संबंधित। लॉर्ड रिफन का अगर बात हम करते हैं तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किए थे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किए थे। इनका कार्यकाल अगर हम बात कर रहे हैं तो 1880 से 84। लॉर्ड मिंटो का अगर हम कार्यकाल का बात करते हैं तो 1905 से लेकर 1910 तक में। इसी के शासनकाल में आपको मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में, लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल। इधर आपको क्वेश्चन नंबर 51 अगर हम बात करते हैं, सुमेलित करना है मिलान कौन नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? तो नवजीवन आपको MK महात्मा गांधी, ये सही है, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू मिलकर नवजीवन का स्थापना किए थे। आगे देख लेते हैं, स्वराज का जो स्थापना किया टी प्रकाशन, ये एकदम सही है। प्रभात का NG केलकर, ये सही है। कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद नहीं होगा, ये गलत है। कौमी आवाज का जो थे ये जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद नहीं है। आगे देखेंगे 52 क्वेश्चन नंबर, कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। किस अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था? तो आपको लॉर्ड विलिंगटन ने बंबई के अधिवेशन 1915 में भाग लिया था। अगर हम कराची अधिवेशन 1931 का बात करते हैं तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 के कराची अधिवेशन में अध्यक्ष थे। आपको बंबई अधिवेशन 1800 लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही कांग्रेस का स्थापना हुआ था, बंबई में हुआ था 1885 में, ये हुम के द्वारा किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग का अगर हम बात करते हैं लखनऊ, ये नहीं, लॉर्ड हार्डिंग आपको लखनऊ अधिवेशन 1916 में आपको गरम दल और नरम दल का क्या हुआ था, एक हुआ था 1916 में, गरम दल और नरम दल एक हुआ था 1916 में। अगर 1916 का हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई, लॉर्ड विलिंगटन, आपको बंबई, और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 53 का अगर हम बात करते हैं, नीचे के व्यक्तियों को दी गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए और उनका उपयोग का उदाहरण। इसमें आपको सजाना पड़ेगा थोड़ा सा इधर, चलिए देख। महात्मा गांधी का अगर हम बात करते हैं तो 1924 के
बेलगांव अधिवेशन। 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। वल्लभ भाई पटेल का अगर हम बात करते हैं तो 1931 कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का अगर हम बात करते हैं तो 1929 में आपको 1929 लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन। श्रीमती सरोजिनी नायडू का अगर हम बात करते हैं तो 1925 कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन। अब इसको सजा देना है। सबसे पहले 1924 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उसके बाद हो जाएगा 1925 हो जाएगा 4, 1 4, यहाँ ऑप्शन थोड़ा गलत है, इसको सुधार कर लीजिएगा। 1 4, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 2 होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ये थोड़ा गलत था, 2 और 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं 54 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। इसमें आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देख लेते हैं। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत के संविधान सभा चुनी गई थी। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। जवाहरलाल नेहरू, M.K. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल थे, लेकिन ये जिन्ना, M.K. जिन्ना नहीं थे, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1946 में, ये गलत है। ये प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, ये गलत है। 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर 1949 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ये तीनों गलत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का स्थापना किया गया था। आगे हम देखते हैं 56 में ऋग्वेद में आर्य शब्द की चर्चा कितने बार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 36 बार। ऋग्वेद में आपको 36 बार किया गया। अगर ऋग्वेद का बात करते हैं तो ऋग्वेद में आपको पढ़ने वाले को होत्री बोला जाता है। ऋग्वेद में पढ़ने वाले को, अध्ययन करने वाले को क्या होत्री बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं 57 का दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन था। तो अस्मक। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक था। ये आपको गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे था अस्मक। मत्स्य का अगर हम राजधानी बात करते हैं तो विराटनगर, मत्स्य का राजधानी विराटनगर। आगे पेज देख लेते हैं। अवंती, कंबोज का अगर हम राजधानी बात करें तो हाटक, कंबोज का राजधानी हाटक। और अवंती का राजधानी की अगर हम बात करते हैं, अवंती की राजधानी उज्जैन, उज्जैन हो जाए। चलिए आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंड्रोगोटस शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया था। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जस्टिन। जस्टिन ने 58, प्लूटार्क, सॉरी 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। जस्टिन ने प्लूटार्क, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। एंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग कौन, प्लूटार्क किया था। 59 का क्वेश्चन अगर बात करते हैं सम्राट अशोक ने किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो ये प्रथम शिलालेख में हो जाएगा, पशु बलि की निंदा किया गया है। अगर हम 5वां शिलालेख की बात करते हैं धर्म महामात्रों की नियुक्ति, 5वां में क्या हो जाएगा, धर्म महामात्रों की, धर्म महामात्रों की नियुक्ति से संबंधित है। 13वां शिलालेख का अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वां शिलालेख में किया गया है। अगर 11वां शिलालेख का अगर हम बात करेंगे, 11वां शिलालेख में आपको धम्म की व्याख्या किया गया था, धम्म की व्याख्या किया गया था। तो प्रथम शिलालेख हो जाएगा पशु बलि की निंदा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पंचतंत्र की रचना किस शासन के शासनकाल में हुआ था। तो पंचतंत्र की रचना आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। पंचतंत्र के इसी के शासनकाल में आपको नवरत्न गुप्त साम्राज्य में नवरत्न आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। आपको हम कुमार गुप्त की अगर हम बात करते हैं तो कुमार गुप्त को ही गोविंद गुप्त के भी नाम से जाना जाता है, गोविंद गुप्त के नाम से जानते हैं। कुमार गुप्त ही आपको नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। विक्रमादित्य, आपको चंद्रगुप्त द्वितीय उपाधि लिया था, विक्रमादित्य का उपाधि लिया था। चंद्रगुप्त प्रथम का अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम आपको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। वास्तविक संस्थापक आपको कौन? चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 का बात करते हैं। बिहार में स्थित अभ्यारण्य में कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको नहीं है चेक करना है। तो आपको उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी चंपारण, ये सही है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, सही है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया, ये सही है। ऑप्शन नंबर 4 सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 61 का 4 इसमें से सभी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो आपको ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। 34 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि? 31। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 31 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। 31 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था? कोलकाता। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। अगर प्रथम अधिवेशन की बात करें तो बंबई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। कोलकाता अधिवेशन मतलब दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया? दादा भाई नौरोजी। आगे देखते हैं बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की रही है? तो आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 19 आपको नवरत्न। अगर महारत्न कंपनी का बात करेंगे तो अभी वर्तमान में महारत्न कंपनी कितना? 14 है। 14वां जो महारत्न कंपनी बना था HLA हाल, HAL। 14वां नवरत्न कंपनी जो बना है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। 14वां नवरत्न, भारत में नवरत्न कंपनी 14 हो जाएगा। ये आईओसी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। इसमें आपको करेक्ट वर्ड का चुनना है तो आपको इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। करेक्ट वर्ड चुनना है। इंग्लिश का क्वेश्चन है और आगे देखते हैं। चलिए आगे चेंज द इंटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। राम हैज प्लेड क्रिकेट, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय राम। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आगे 66 का बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइन की लंबाई सर्वाधिक है? तो आपको उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पे आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा। सबसे अधिक रेलवे लाइन आपको कहाँ? उत्तर प्रदेश में मिलेगा। दूसरा नंबर पे अगर हम बात करेंगे, दूसरा नंबर पे आपको राजस्थान हो जाएगा। दूसरा नंबर पे राजस्थान। तीसरा नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो तीसरा नंबर पे आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। तीसरा नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा। और चौथा नंबर पे आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। चौथा नंबर पे मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का। अगर हम बात करते हैं, नृत्य शैली में एक हारे के नाम से जाने जाने वाला जहां एक नर्तक ही प्रदर्शन की कई भूमिका निभाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भरतनाट्यम। ये आपको मंदिरों में, तमिलनाडु के मंदिरों में ये भरतनाट्यम किया जाता है। तमिलनाडु के मंदिरों में। मोहिनी अट्टम की अगर हम बात करते हैं तो केरल में आपको मोहिनी अट्टम। कथक का बात करते हैं तो उत्तरी भारत में आपको कथक का प्रचलन है। मणिपुरी तो मणिपुर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भरतनाट्यम। निम्नलिखित कथनों में गलत कथन को पहचान करना है। गलत इसमें से कौन है? भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, सही है। आगे देखते हैं, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड की स्थापना 1951, सही है। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ? देहरादून, सही है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कोलकाता, ये कोलकाता नहीं होगा, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ है? नोएडा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? नोएडा। आपको अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 ये सबसे बड़ा है। आपको ये चलेगा कहाँ? हल्दिया से कहाँ? प्रयागराज। हल्दिया से
प्रयागराज तक है। ये सबसे बड़ा NW1 भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है NW1। इसका मुख्यालय कहाँ? नोएडा में। 69 का अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा G4 का सदस्य देश का हिस्सा नहीं है? तो G4 में आपको भारत हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक और है G4 में आपको जापान। G4 में जापान हो जाएगा, भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है। फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट का प्रारूप से संबंधित है? तो फॉलो ऑन आपको केवल टेस्ट क्रिकेट में होता है। फॉलो ऑन केवल टेस्ट क्रिकेट में होता है। आगे अगर हम बात करते हैं 71 का हम बात करते हैं। 71 अंडर ग्रेजुएट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आपको मिताली राज। अंडर गार्डेड पुस्तक लेखक मिताली राज किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट के पूर्व क्रिकेटर थे, आपको भारत के ये कप्तान थे। मैरी कॉम आपको बॉक्सिंग से संबंधित है। मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है। सानिया मिर्जा टेनिस। हंसा मेहता आपको 15 महिला सदस्य स्वतंत्रता के समय में उसी में से एक थे। आपको स्वतंत्रता के समय 15 महिला का जो संविधान सभा में 15 महिला थी, उसमें से एक हंसा मेहता भी थे। निम्नलिखित में से कौन सा झील भारत के पश्चिमी तट पे स्थित है? पश्चिमी तट पे है, हम देख लेंगे ये कौन सा राज्य में है, उसके हिसाब से हम लगा लेंगे। चिल्का झील आपको कहाँ? उड़ीसा में मिलेगा। चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा में। पुलिकट कहाँ? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पे मिलेगा। अष्टमुडी आपको कहाँ? केरल में मिलेगा। अष्टमुडी केलोरू आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। तो देख लेते हैं कौन सा पश्चिमी तट। तो केलोरू हो जाएगा। अष्टमुडी केरल, तो केरल आपको पश्चिमी तट पे मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2। ये आप सब पूर्वी तट पे, चिल्का, पुलिकट, केलोरू ये सब पूर्वी तट पे मिलेगा और अष्टमुडी पश्चिमी तट पे हो जाएगा। यदि हिमालय की पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होता तो निम्नलिखित में से क्या होता? इसमें सर्दियों के महीनों में मानसून में वर्षा होती, गलत। तटीय भारत में मानसून भूमध्य सागरीय जलवायु होती, गलत है। सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान को अधिक ठंड होती, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्दियों में आपको उत्तर से आपको जो हिमालय पर्वत आने वाले ठंडा हवा है उसको रोकने का काम करता है, तो वो नहीं रहता, तो सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान में अधिक ठंडे होते। ऑप्शन नंबर 3 सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 या 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है? तो आपका इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु में आपको 2 या 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह मिलेंगे। जैसे महाराष्ट्र में आपको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, एक बंधावन बंदरगाह भी मिलेगा। ओडिशा में, और पारादीप आपको बंदरगाह उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा। पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह आपको हुगली नदी के किनारे मिलेगा। एकमात्र नदी पर बसा हुआ बंदरगाह जो है। चलिए, तो इसका आंसर आपको तमिलनाडु, एन्नौर बंदरगाह यहाँ पे आपको प्रसिद्ध है तमिलनाडु में। ये आपको मिलान करना, लौह अस्थि खाने अवस्थित और राज्यों से संबंधित है। अगला कोई देख लेते हैं। चलिए चंद्रपुर, ये सब लौह अस्थि खाने और किस राज्य में है ये आपको मिलान करना है। चंद्रपुर आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। चंद्रकुंड और मयूरभंज आप देख लीजिएगा, उड़ीसा में मिलेगा। वैलाडिला चित्रकूट आपको मिलेगा कहाँ? कर्नाटक में। और वैलाडिला छत्तीसगढ़ में। ये इस तरह से आपको मिलान कर लेना। 1 का 2, 2 का 4, 3 का 3 और 4 का 1, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बिग इंच पाइपलाइन किसके द्वारा प्रवाहित किया जाता है? बिग इंच पाइपलाइन में आपको पेट्रोलियम क्षेत्र में पेट्रोलियम प्रवाहित किया जाता है। बिग इंच का जो स्थापना हुआ था 1944 से 1946 के दौरान, ये प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में बिग इंच पाइपलाइन का स्थापना न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका USA के द्वारा किया गया था।
यूएसए के द्वारा किया गया था। तब बिग ईस्ट पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित होता है क्या? पेट्रोलियम प्रवाहित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? ये ध्यान देना है, नहीं है। तो आपको ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ड्यूलाइट भी अग्नेय चट्टान का उदाहरण है, बेसाल्ट भी आपको अग्नेय चट्टान का उदाहरण है, नीस आपको अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। कौन सा? नीस आपको अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। नीस आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है। नीस कैसा है? अवसादी चट्टान का उदाहरण। भारत में निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 78, भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में स्पीसीज युग्म की उच्च गुणवत्ता वाले ऊन की थोड़ी मात्रा प्राप्त होती है? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पश्मीना बकरियां और अंगोरा खरगोश। ये आपको उच्च गुणवत्ता वाला ऊन इसमें मिलता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका मिलान करना है 79 का। 79 में देख लेते हैं क्या है? लानोज आपको घास का प्रकार और किस देश में पाया जाता है, ये आपको मिलान करना है। सबसे पहले देख लेते हैं लानोज। लानोज आपको मिलेगा वेनेजुएला। लानोज कहाँ? वेनेजुएला। प्रेरी आपको उत्तरी अमेरिका, तो मतलब यूएसए हो जाएगा। पंपास कहाँ? अर्जेंटीना। और डाउन्स कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। ये इस तरह से आपको मिलान करना। 1 का 2, 2 का 3 देख लेते हैं। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ताजमहल के बारे में कहा जा रहा है कि इसे संगमरमर का कैंसर हो गया है जो पीला रंग दे रहा है। इस किस कारण से हो रहा है? तो इसका आंसर आपको सल्फर डाइऑक्साइड और निलंबन कणिका का पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड से इसका जो होता है रक्त संगमरमर का कैंसर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 81, तुर्की किसके मध्य में स्थित है? किस सागर? जैसे काला सागर, कैस्पियन सागर नहीं होगा, काला सागर और भूमध्य सागर। ये आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, काला सागर और भूमध्य सागर। और जैसे तुर्की यहाँ पे मिलेगा, तुर्की इसके ऊपर में मिल जाएगा काला सागर, यहाँ पे काला सागर, और ये साइड में मिल जाएगा भूमध्य सागर। इस तरह से ये बीच में तुर्की हो जाता है। तो तुर्की किनके बीच में? काला सागर और भूमध्य सागर के। 82 का देखते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घोर संकट घोषित किया जा गया है। इसके बड़े खतरे का क्या है? बड़े खतरे क्या है? प्राकृतिक आवास में हानि एवं उसका क्षरण, एकदम सही है। शिकार सही है। प्रत्यक्ष अवरोध हो रहा है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 82 का 4 हो जाएगा उपयुक्त में से। 83 देख लेते हैं, अधिकांश ओजोन गैस लगभग 90% किस वायुमंडलीय परत में पाया जाता है? तो आपको समताप मंडल हो जाएगा। समताप मंडल में अधिकांश जो ओजोन गैस पाया जाता है किस मंडल में? समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की अगर हम बात करते हैं तो इसका रेंज आपको मिलेगा क्षोभ मंडल में जितना भी मौसम घटनाएं होती है, बादल मौसम घटनाएं जितना भी होगा, ये किस में होता है? आपको क्षोभ मंडल में होता है। आयन मंडल, मध्य मंडल, ये सब बीच में आ जाएगा। चलिए समताप मंडल इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 84 का देख लेते हैं, मानसून ब्रेक या मानसून बस्ट केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान घटित होता है? तो जून का प्रथम सप्ताह। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जून के प्रथम सप्ताह में आपका हो जाता है। अगर बिहार का बात करते हैं तो 14-15 जून तक आता है। इसमें केरल से स्टार्ट होता है जून के प्रथम सप्ताह में। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित में से विशेषता क्या होता है? बाजार में बड़ी संख्या में खरीदारी और विक्रेता शामिल हैं, सही हो जाएगा। सभी कर्म समृद्ध वस्तुएं बनाती हैं, ये भी सही हो जाएगा। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता का मूल्य लेने वाला होता है, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीनों देख लेते हैं किसमें सही। ऑप्शन नंबर सी में तीनों सही हो जाएगा। तो 85 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? ये देख लेते हैं कथन किसका है। एक मिनट, चलिए 86
86 का अगर हम बात करते हैं तो 86 बेनहम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना कब हुआ था? 1972 में इसका स्थापना हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में हुआ है। अर्थव्यवस्था का विनिमय के माध्यम से एक रूप से प्रचलित मुद्रा के मौद्रिक मूल्य में कानूनी रूप से प्रतिबंधित या समाप्त करना क्या कहलाता है? तो ये आपको विमुद्रीकरण कहलाता है। विमुद्रीकरण की अगर हम बात करते हैं तो विमुद्रीकरण भारत में कितना 3 बार हुआ है, 4 बार हुआ है। 1946 पहला हुआ था, 1946, 1978, 2016 और 2023। 2000 के नोट बंद किया गया था, 2023 में बंद किया गया। तब विमुद्रीकरण आपको 4 बार हुआ है। अगर हम अवमूल्यन की बात करते हैं तो भारत में 3 बार हुआ है, 1949, 1966, 1998, अब 91, 1991। अवमूल्यन कितना 3 बार हुआ है, अब विमुद्रीकरण 4 बार हुआ है। आगे हम 89 का अगर हम बात करते हैं, भारतीय सहायता कल्प की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का बात करेंगे तो 1956 से 61, द्वितीय पंचवर्षीय 56 से 61। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1951 से 56 हो जाएगा। चतुर्थ, अगर द्वितीय पंचवर्षीय 56 से 61 हो गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1956 से 61 हो जाएगा। और चतुर्थ का बात हम करेंगे तो 1961 से 66। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय पंचवर्षीय 56 से 61, तृतीय पंचवर्षीय योजना ये हो जाएगा 61 से 66। और चतुर्थ में आपको 3 वर्ष का पहला 66 से आपको 69 आपका ये योजना अवकाश था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 69 से 74, 1974। इसी तरह आगे 74 से फिर 78 हो जाएगा, 5वें पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 90 का बात करते हैं, गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? कटे फटे पुराने नोट से नहीं, सोना चांदी नहीं, सरकारी प्रतिभूतियों से। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मीरा शीर्ष समिति का संबंध किससे है? तो मीरा शीर्ष समिति आपको ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, हथकरघा के विकास से। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए, आपका अब आगे ये जीके जीएस का खत्म हो चुका है, अब आपका मैथ और रीजनिंग का है। मैथ रीजनिंग देख लेते हैं थोड़ा। 6 वर्ष पहले रवि, मोहन और गोविंद की औसत आयु 32 वर्ष था। यदि श्याम उसके साथ जुड़ता है तो सभी के चारों की औसत आयु 36 हो जाता है। तो श्याम का वर्तमान आयु बताना है। देख लीजिए, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 32 वर्ष था, औसत आयु 3 गो का। 6 वर्ष पहले का बात है, तभी वर्तमान में अगर हम जाएंगे, वर्तमान में जाएंगे तो इसका औसत आयु 32 के जोड़ के 32 प्लस 6 कर देंगे तो कितना 38 हो जाएगा। और किसका है? रवि, मोहन और गोविंद। कितना? 3 लोग हैं, तो इसको 3 से गुना कर लेते हैं। तो 3 से गुना कर लेंगे तो 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 2 11, 114 वर्ष हो गया उसका वर्तमान आयु का। तीनों के वर्तमान आयु का योग हो गया। आगे देखते हैं, सभी चारों की औसत आयु दिया हुआ है 36 वर्ष। अगर अभी वर्तमान में सभी का औसत आयु 36 वर्ष दिया है, कितना लोगों को? 4 लोगों। तो सभी का योग निकालेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, और 4 तिया 12 और 2 14, 144। अब हमको बताना है श्याम की वर्तमान आयु कितना है। तो 144 में 114 को घटा लीजिए, वर्तमान आयु आ जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1176 सेंटीमीटर और उसका आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 3:4, तो इसके त्रिभुज का ऊंचाई आपको बताना है। तो त्रिभुज का अगर हम बात करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये आपका दिया हुआ है 1176। तो 1/2 गुना आधार का हमको दिया हुआ 3 अनुपात में, तो इसको x मान लेंगे, इसको 4x मान लेंगे। 1176 यहाँ से काट लेंगे, 2 से 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3 दूना 6, x स्क्वायर बराबर 1176। 6 से अगर हम काट लेंगे, 6 का 6 और 2 बच गया 27, 6 से काट लिए बच गया 5, 57 हो गया।
57 हो गया। और उसके बाद काट लेते हैं 48, 6 छक 36 हो जाएगा। 1 मिनट, कहाँ गया? चलिए 6 इकाई 6 हो गया, 57 हो गया। उसके बाद हम लगा लेंगे इसका 6 25 30, 6 6 6 7 42, 6 8 48, 6 नमा 9 मरतबे में लगाएं 54, 3 बचा 6 6 36 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर अगर 196 है तो एक्स का मान हो जाएगा कितना? 14 हो जाएगा। अब 14 इसमें रख देंगे। ये कितना था? 3:4 था। ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई का हो जाएगा, ऊंचाई पूछा है तो 3 हो जाएगा। तो 3 गुना 14, 4 42, 4 42, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आधार गुना ऊंचाई, अगर 4 का निकालेंगे, ऊंचाई 4 का हो जाएगा तो 4 गुना 14, 14 चौके 56, ये हो जाएगा। चलिए आगे 94। एक दुकानदार किसी किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ अर्जित करता है। यदि पुस्तक का लागत मूल्य 500 है तो मुद्रित मूल्य क्या हो जाएगा? लागत मूल्य दिया हुआ मतलब आपको मार्क्स प्राइस कितना दिया हुआ है? 500 दिया हुआ है। आपको मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट, मतलब लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, 1 मिनट, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 500, सीपी दिया हुआ है 500। अब मुद्रित मूल्य मतलब मार्क्स प्राइस, अगर हम मार्क्स प्राइस कितना था, मुद्रित मूल्य मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, इस पे 10% की छूट देगा। मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट, अगर 100 पर 10% की छूट तो 90%, 90% पर बेचने पर आपको 17% का लाभ होता है, तो 117। इसको अगर हम यहाँ से काट लेते हैं तो 90 बराबर 117, इसका अनुपात निकाल लेते हैं तो 10 से अगर 9 से काटेंगे तो 10, अगर 9 से इसको काटेंगे तो 9 इकाई 9, 9 तिया 27, 13:10:13, 10:13। अगर ये 10 बराबर आपको 10 बराबर आपका ये अगर हम 500 कर रखते हैं तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 50। अब हमको निकालना है कितना, क्या चाहिए? मुद्रित मूल्य पर क्या होगा, मूल्य निकालना है। अगर 1 बराबर ये 13:17, 10 अनुपात कितना था? 13, इसका हम माने हैं 100, इसका हम 100 माने हैं, ये अनुपात में है 100 माने हैं तो हो जाएगा ये 10, 1 बराबर 5, कहाँ से कट गया? 1 मिनट फिर से देख लेते हैं। सौ हो गया, 90:117, इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और अगर हम इसको हम 9 से काट रहे हैं तो 9 इकाई 9, 9 तिया 27। अब देख लेते हैं 10 और 13 आ गया। यदि पुस्तक का लागत मूल्य कितना? 500, कॉस्ट प्राइस कितना? 500 था। ये हम मेरा मार्क्स प्राइस हम 100 माने थे, मार्क्स प्राइस 100 था। अगर हम 100 बराबर यहाँ इसका 10 बराबर अगर 100 माने थे तो यहाँ से 1 बराबर कितना? 10 हो जाएगा, 1 बराबर 10 हो जाएगा। तो 500 बराबर 10 बराबर अगर हम इसका 500 करेंगे तो 1 बराबर यहाँ से हम मेरा 50 आ जाएगा। तो 50 आ जाएगा तो 13 का निकाल लेंगे, 13 गुना 5, 50, 13 पचे 65, 650, 650 ऑप्शन नंबर। आगे देखते हैं, टाइम लगने दीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से अक्षर समूह में कौन सा निश्चित तरीके समान है और भिन्न के अलग अलग चुना, कौन सा अलग है? तो हम देख लेते हैं इसका। अगर M का देखेंगे तो 14 हो जाएगा, Z का देखेंगे तो 26, L का देखेंगे तो 12 और Y का देखेंगे तो 25। इस तरह से K का देख लेते हैं 11, X का हो जाएगा 24, J का हो जाएगा IJ 9, 10 और W का हो जाएगा
एक्स बाई डब्लू एक्स मतलब 23, 11, ये 11 हो जाएगा। चलिए इस तरह से बढ़ रहा है, इसका भी इसी तरह से बढ़ेगा और इसका 7 और ये 5 हो रहा है, मतलब 12 12 बढ़ रहा है, इसका 12 नहीं बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत है। पी क्यू का पिता है, देख लेते हैं, पी जो है क्यू का पिता है, प्लस हो जाएगा। आर एस का पुत्र है, आर जो है एस का पुत्र है, ये पुत्र हो गया। पी का भाई है, टी जो है पी का भाई है, ये भी प्लस हो जाएगा। क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है, कहाँ गई, क्यू जो है आर की बहन है, यहाँ क्यू था, ये क्यू जो है आर की बहन है, ये दोनों भाई बहन हो गया। एस टी से किस प्रकार संबंधित है, अब देख लेते हैं। अगर ये इसका पिता, क्यू का ये पिता है और ये दोनों भाई बहन है, तो एस इसका माता हो जाएंगे, ये माता हो जाएंगे, ये पिता और ये पति और ये पत्नी। अब पूछ रहा है एस टी से किस प्रकार संबंधित है, तो एस टी से किस प्रकार संबंधित, ये इनका भाई और ये इनका पत्नी, तो पत्नी एस टी से, तो क्या हो जाएगा, ये भाभी हो जाएंगे, ये इनका भाभी। ऑप्शन नंबर 3 दिए गए 4 शब्द में आपको अलग चुनना है। देख लेते हैं, फुटबॉल में कितना, 11 खिलाड़ी, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, हॉकी में 11 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कंठ शब्द ध्वनि है तो क और ख हो जाएगा कंठ से। चंचल वाला अर्थ सही सुमेलित लोकार्थिक का कौन सा हो जाएगा, ये आपका मुहावरा है, तो चंचल मन वाला। देख लेते हैं, गोद में बैठाकर अधकल जगह, घड़ी में तोला घड़ी में नशा, ये हो जाएगा, घड़ी में तोला और घड़ी में मसा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य में कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इस तरह से आपका पूरा डिस्कशन समाप्त हो गया। आज टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लग गया होगा। चलिए।